नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और हम अपने इस पठन पाठन के क्रम में आज एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हमारा शीर्षक जो होगा वो हमारी हिंदी व्याकरण की किताब से होगा और शीर्षक का नाम है हमारे अव्यय। इससे पहले भी आपने अव्यय पढ़ा होगा। इसे हम अविकारी के नाम से भी जानते हैं। अव्यय को हम दो नामों से जानते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, अव्यय या अविकारी। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने पाठ के शीर्षक के परिचय पर कि अव्यय क्या है। इसमें हम अव्यय का अर्थ पढ़ेंगे, अव्यय की परिभाषा पढ़ेंगे, अव्यय के भेद पढ़ेंगे और उन भेदों के उपभेदों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले अपने शीर्षक पर। शीर्षक है हमारा अव्यय। पाठ 14। यह शीर्षक हमारा उपसर्ग के योग से बना हुआ है। इसमें अ जो है वो उपसर्ग है और व्यय जो है वो शब्द है। अ उपसर्ग ये नहीं के अर्थ में है। हिंदी में जो अ उपसर्ग है वो अभाव या नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और व्यय का मतलब होता है खर्च होना या कम होना या नष्ट होना। तो शीर्षक ही हमारा ऐसा है कि इसका अर्थ है कि अव्यय ऐसे शब्दों को हम कहते हैं कि जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। वाक्य में जहाँ भी अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ होगा वहाँ वो शब्द अपना यथावत स्थान बनाए रखेगा। अव्यय वे शब्द होते हैं कि जिनका रूप कभी लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। हम इसे इसके दूसरे नाम अविकारी से भी जानते हैं। इसे चाहे आप अव्यय कहिए चाहे अविकारी कहिए। अविकारी और विकारी इसके दो रूप हैं। विकारी जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जो चार हैं ये आपके विकारी हैं। ये लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा अविकारी है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। चाहे लिंग हो, वचन हो, काल हो, कारक हो, किसी भी रूप में वो अपनी किसी भी अवस्थाओं में परिवर्तित नहीं होगा। और जो शब्द अपनी इन चारों अवस्थाओं में परिवर्तित नहीं होगा वही जो है हमारा अव्यय या अविकारी कहलाएगा। तो ये तो अविकारी का अर्थ है कि ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होता है उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो हम अव्यय की परिभाषा पे आते हैं। अव्यय की परिभाषा। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल अथवा कारक के अनुसार नहीं बदलता। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं।
ये तो है हमारे शीर्षक का अर्थ और उसकी परिभाषा कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल अथवा कारक के अनुसार नहीं बदलता। इन्हें अविकारी भी कहते हैं। आप चाहे अव्यय कहें या आप जो है अविकारी कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसके बाद हम आते हैं अव्यय के भेद पर कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। अव्यय के भेद या प्रकार। आप चाहे भेद कहें या प्रकार कहें, तो अव्यय के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 तरह का होता है। तो सबसे पहला है हमारा क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। तीसरा है संबंध बोधक। चौथा है विस्मयादि बोधक। और 5वां है निपात। ये 5 अव्यय के भेद हैं। अव्यय 5 तरह का होता है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और 5वां है निपात बोधक। इसके बाद हम अव्यय के भेदों के एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अव्यय का पहला जो भेद है क्रिया विशेषण, उसके बारे में पढ़ेंगे। अव्यय के भेद इसका सबसे पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण। ये दोनों शीर्षक आपने पढ़ा है। क्रिया का अर्थ है होना, यानी जो भी हम कार्य करते हैं, और विशेषण का अर्थ होता है कि संज्ञा सर्वनाम की तारीफ के लिए या उसकी विशेषता बताने के लिए हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं वो विशेषण कहलाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पहले ही दिया गया है किसकी विशेषता बतानी है हमें, क्रिया की, न कि संज्ञा सर्वनाम की। सिर्फ अगर विशेषण होता तो यहाँ हम देते विशेषता संज्ञा सर्वनाम की, लेकिन इससे पहले यहाँ दिया गया है क्रिया, अर्थात हमें किसकी विशेषता बतानी है, क्रिया की। तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जो भेद है वो 4 प्रकार का होता है, अर्थात ये अव्यय के भेद का जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, इसके 4 उपभेद हैं। 4 संख्या है इसकी। चारों में से जो सबसे पहला है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा जानेंगे। यहाँ हमने संख्या लिख दी है कि ये क्रिया विशेषण के 4 उपभेद होते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं कि क्रिया
कैसे, कब, कहाँ और कितनी हुई, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसके 4 उदाहरण हैं। पहला है कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। दूसरा उदाहरण है सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो। तीसरा है दादाजी प्रातःकाल घूमने जाते हैं। चौथा है रमा बहुत बोलती है। ये चारों उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसकी परिभाषा में जो दिया गया है कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हुई, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसलिए हमने 4 उदाहरण यहाँ आपको दिया है कि उसमें से चारों आपको स्पष्ट हो जाएगा कैसे, कब, कहाँ और कितनी। पहला उदाहरण कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, अर्थात इसमें कैसे हुई, क्रिया किस तरह से हुई, ये इसका तरीका बताएगा, जिसे हम कहते हैं रीतिवाचक। ये तरीका बता रहा है कछुआ के चलने का। दूसरा है सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो। ये दाएं बाएं, ये धीरे धीरे तरीका है चलने का, अर्थात रीतिवाचक है। दाएं बाएं ये स्थान का सूचक है, तो इसलिए ये हो गया स्थानवाचक। परिभाषा में आपको दिया गया है कि कहाँ। तीसरा है दादाजी प्रातःकाल। प्रातःकाल ये आपको दिया गया है कि कब, अर्थात क्रिया कब हुई, तो कब हुई है, प्रातःकाल। तो ये हमें किसका बोध करा रहा है, समय का। चाहे आप समयवाचक कहें, चाहे आप कालवाचक कहें। रमा बहुत बोलती है, कितनी, अर्थात उसकी मात्रा, जिसे हम कहेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, क्योंकि ये हमें मात्रा का ज्ञान करा रही है। रमा क्या करती है, बहुत बोलती है। बहुत जो है वो मात्रा बोधक है, तो इसलिए उसका नाम दिया गया है परिमाणवाचक। तो इन चारों उदाहरण से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है समय या कालवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। ये तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। तो हम
क्रम से पहले क्रिया विशेषण के चारों उपभेद के बारे में पढ़ेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अव्यय के भेद का पहला भेद है क्रिया विशेषण, और अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्रिया विशेषण के जो 4 उपभेद बताए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीतिवाचक पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण के उपभेद। जिसमें से सबसे पहला है हमारा रीतिवाचक। क्रिया विशेषण। यह नाम से ही अपने स्पष्ट है कि इसमें हम क्रिया की विशेषता बताएंगे, लेकिन कैसी क्रिया, कि क्रिया किस तरह से संपन्न हो रही है उसके बारे में इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है। तो उसे ही हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, क्योंकि जो उसका उदाहरण होता है, उसका जो स्पष्टीकरण होता है, वो उसकी परिभाषा के आधार पर ही किया जाता है। तो क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा है जिन शब्दों से के होने के रीति और तरीके का ज्ञान होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अभी आपको हमने दिया था। उदाहरण है बिल्ली चुपके से आकर दूध पी गई। उदाहरण से आप देखेंगे, अभी उसमें आपको बताया गया कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो चलने की विशेषता थी, कछुआ कैसे कैसे चलता है, धीरे धीरे, वो चलने का तरीका बताया गया। और इसमें बिल्ली दूध पी गई, कैसे, चुपके से आकर। तो आने का तरीका क्या है बिल्ली के, वो चुपके से। तो इस उदाहरण के द्वारा आपकी परिभाषा और भी स्पष्ट होती है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग, रीति और तरीके का ज्ञान होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें हवा धीरे धीरे चल रही है, तो हवा कैसे चल रही है, धीरे धीरे, क्योंकि हवा तेज भी चलती है, आंधी भी आती है, बहुत धीरे भी चलती है, सामान्य अवस्था में भी चलती है। तो हवा के चलने का तरीका होता है। तो उसी तरह से इसमें बिल्ली चुपके से आकर दूध पी गई। तो ये तो आपका है क्रिया विशेषण के भेद का पहला उपभेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विशेष में इसके पहचान का तरीका है कि रीतिवाचक की पहचान करने के लिए
क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं। अब जैसे उदाहरण यहाँ दिया गया, इसे पहचान का तरीका कि क्रिया के साथ हम कैसे लगा करके प्रश्न करते हैं। यहाँ दिया गया है कि बिल्ली दूध पी गई, आकर कैसे, चुपके से। पीना जो है क्रिया है, तो कैसे पी गई, चुपके से आकर। इसके पहचान के कुछ शब्द होते हैं, जैसे सहसा, अचानक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो वाक्य में अगर आते हैं तो समझिए कि वह वाक्य हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आता है। क्रिया विशेषण के अगले उपभेद को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।